Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 1st of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 1 अगस्त 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्यूटा नाम की जगह को। बहुत चर्चाओं में है, वैसे आज मैं कवर करवाने वाला हूं क्योंकि न्यूज़पेपर में जो हमारा वर्ल्ड पेज होता है वहां पे आर्टिकल छपा हुआ है। फिलहाल आप उससे पहले जाकर एक बार मैप में ज़रूर से चेक कर लेना स्यूटा कहाँ पर है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन से कंट्री में आता है, किस कंट्री का पार्ट है ना। और अच्छे से इसको मैप में कवर करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से लिख देना ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं आज के एनालिसिस का। तो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। जैसे हमारा पहला ही आर्टिकल आप देखोगे तो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर ही आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जिसमें बात हो रही है लोकसभा ने बर्थ एंड डेथ बिल को पास कर दिया है। एक नया बिल आया है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। 2026 में यानी एक नया कानून आता है और पुराने वाले कानून के अंदर में बस थोड़े से बदलाव करे गए। इसीलिए ही यहाँ पर ये अमेंडमेंट वर्ड यूज़ किया है। अमेंडमेंट वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि पुराने वाले में कुछ छोटे से बदलाव करे गए, थोड़े से बदलाव करे गए। वो बदलाव क्या है वो पता होना चाहिए और पुराना वाला रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल क्या है वो भी आपको समझना आना चाहिए। इसमें क्या-क्या फैक्ट आप लोगों ने कवर करना है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है इतना तो आप समझ गए। बाकी इस आर्टिकल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है कि भई जब ये बिल पास हो रहा था तो ऑपोज़िशन पार्टी ने लगातार प्रोटेस्ट किया, जिसकी वज़ह से बिल पास नहीं हो पा रहा था, है ना? इतना ज़्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं शोर वग़ैरह हो रहा था ऑपोज़िशन पार्टीज़ के थ्रू, ये बताया गया। जिसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्हें वॉइस वोट के ज़रिए बिल को पास करना पड़ा। वो बातें सब इसमें लिखी हुई हैं। वॉइस वोट मतलब सीधा सब लोगों से पूछा, एक बार में जवाब दे दो हाँ या ना। वैसे तो इंडिविजुअली लोगों की आवाज़ सुनी जाती है एक पर्टिकुलर बिल को लेकर। यहाँ पर सभी लोग एक साथ बता दो हाँ या ना। तो ऐसे वाले तरीके से बिल पास हुआ क्योंकि शोर-शराबा बहुत हो रहा था ऑपोज़िशन पार्टीज़ की साइड से। जिसको लेकर जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने ये भी बात बोली है कि भई बिल जब कोई पास हो रहा हो, तो इस मैनर में नहीं होना चाहिए भविष्य में। ऐसी कभी भी सिचुएशन दोबारा से रिपीट ना हो क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था कोई भी बिल को पास करना ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में। समझे? तो वो बात मेंशन की गई। अब आपके लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये बिल। ये बिल एग्ज़ैक्टली है क्या और कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं इसलिए ये सेशन काफ़ी डिफरेंट है बाकी सभी सेशन से। तो न्यूज़ में यहाँ पर क्या बात हो रही है आपने देखा कि एक बिल है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, इसको लेकर आया गया है। नाम से पता चल रहा है भाई जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, जन्म लेता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। यानी कि सर्टिफिकेट बन चुका है, आपने रजिस्टर करवा दिया है गवर्नमेंट के पास में ये डिटेल्स। इससे क्या होता है पॉपुलेशन का एक सटीक डेटा सरकार के पास में होता है कि आखिरकार टोटल आबादी देश में है कितनी, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, ये सारा डेटा उनके पास में प्रेज़ेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, पॉपुलेशन का एक सटीक, एक एक्यूरेट डेटा गवर्नमेंट के पास में रहता है। समझे? तो इसी के लिए ही यहाँ पर ये बर्थ एंड डेथ जो बिल है ये पास होता है शुरू में, ये एक्ट, ये कानून हमारे सामने देखने को मिलता है। अभी जो बदलाव हुए हैं ना, वो बदलाव ये वाले हैं, ठीक है? केवल 2 छोटे-छोटे बदलाव हुए हैं, वो 2 बदलाव मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। पहले आपको समझना होगा, ये पूर्ण तरीके से कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होता क्या है और किस तरीके से इंडिया में वर्क करता है, पूरे एक्ट को समझना होगा। कौन-सी बॉडी ज़िम्मेदार है, कौन-सी बॉडी डेटा कलेक्ट करती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो जो बर्थ या फिर डेथ का रजिस्ट्रेशन है, वो आज से नहीं चल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है 1969 से। सबसे पहला जो कानून लेकर आया गया था वो 1969 में था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जिसको बाद में 2023 में जाके बदलाव इसमें किया गया था यानी अमेंडमेंट किया गया था। तो हमारे पास में एक तो अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है 2023 में और अभी 2026 में एक नया अमेंडमेंट, एक और बदलाव हो चुका है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मेन मेन ऑब्जेक्टिव जो था क्योंकि 1969 में जब इस एक्ट को लेकर आया गया तो उसका भी जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? वो था एक्यूरेट पॉपुलेशन रिकॉर्ड को एन्श्योर किया जा सके। एक एक्यूरेट डेटा अपने पास में हो कि भई आखिरकार देश के अंदर में टोटल आबादी कितनी है। इससे गवर्नेंस इंप्रूव होगा, प्लानिंग लोगों के लिए बढ़िया तरीके से की जा सकती है। जो पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, उसका सही तरीके से डिलीवरी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास में एग्ज़ैक्ट डेटा पॉपुलेशन का रहेगा।
तो 1969 का जो ये एक्ट था ना, इसने रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया था। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, अनिवार्य है कि भई कोई भी अगर देश में जन्म होता है, उसको रजिस्टर करवा के बर्थ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। डेथ होती है तो यहाँ पर अगेन उसको भी रजिस्टर करना ज़रूरी है। और जो ये रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे इंसान ने जन्म लिया है वहीं पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे डेथ हुई है वहीं पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी डन एट द प्लेस वेयर द बर्थ और डेथ अकर्स। ये एक रेलेवेंट चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो इतना आपको शुरू में आया, समझ में आया कि 1969 में ये एक्ट की शुरुआत होती है, 2023 में इसमें एक बदलाव करा गया था, 2023 में थोड़ी सख्ती कर दी गई थी। थोड़ा और यहाँ पे नए नियम ऐड कर दिए गए थे कि भई आप टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसा अपडेट है, किसी का बर्थ हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में इकट्ठी होती रहे। और अभी 2026 के अंदर में इसमें और सख्ती कर दी गई है, इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि अगर आपने 1-2 साल में, यानी कि मान लो 1 से 2 साल में किसी का जन्म हुआ है, रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपको सीधा अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो भई जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है? समझ रहे हैं? तो ये नई-नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम टू टाइम, अगर तुरंत ये केस हो रहा है, तुरंत किसी का जन्म हुआ है, तुरंत डेथ हुई है, तो तुरंत यहाँ पर ये सारी चीज़ें रजिस्टर हो जानी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर मेन पर्पज़ है। अब ये पूरा जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये पूरा एक्ट ऐसा नहीं है केवल एक ही बॉडी के अंदर में आता है। ये बहुत सारी अथॉरिटीज़ है जो मिलकर ये सारा रजिस्ट्रेशन का काम करती हैं। जैसे अगर देश के स्तर पे डेटा इकट्ठा होना है नेशनल लेवल पर, तो उसको सँभालता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट के लेवल पर यानी राज्य स्तर पे जब ये डेटा इकट्ठा होता है, तो उसको देखने का काम चीफ रजिस्ट्रार का होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब ये सब डेटा देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ये पूरा काम होता है। और लोकल लेवल पर आप देखोगे तो उसमें लोकल रजिस्ट्रार भी बनाया जाता है, जो सारा का सारा काम करता है। लोकल लेवल पर ही तो जाकर आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और यही लोकल रजिस्ट्रार यहाँ पर ये इश्यू करता है, इनको रजिस्टर करता है। तो लोकल रजिस्ट्रार के पास में सारा डेटा इकट्ठा होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेक होगा, चीफ रजिस्ट्रार के पास जाएगा एंड देन नेशनल लेवल में वो काउंट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन का एक एक्यूरेट डेटा अपने पास में होगा। तो 1969 में शुरुआत हुई, पता चला। अब 2023 में जो बदलाव किया गया था, पहले वो वाला बदलाव समझो, फिर अभी 2026 में जो अभी जो बदलाव हुआ है कल, वो वाला भी हम लोग समझेंगे। इससे क्या होगा, पूरा सीक्वेंस ऑर्डर समझ जाओगे। कभी भी किसी प्रकार से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आपको हर एक डिटेल पता होगी कि हाँ भाई, शुरुआत कैसे होती है और करंट समय का अपडेट क्या है। तो 2023 के संशोधन के बाद में क्या होता है, सभी बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है, ये सारा काम दे दिया गया था सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को। इन्होंने बोला कि भई सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से सारा काम होगा, यानी डिजिटल मोड में होगा। पहले तो फिज़िकल मोड में हो रहा था, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिज़िकली पेपर्स के थ्रू कंडक्ट किए जा रहे थे। अब इसको 2023 में अक्टूबर के टाइम पे डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर दिया गया कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिजिटल रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने इंश्योर किया, डिजिटल रिकॉर्ड्स बने, बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, बेटर तरीके से डेटा को हम मैनेज कर पाएँगे, क्योंकि डिजिटल वे में मैनेज करना डेटा ईज़ी हो जाता है। और बहुत जल्दी-जल्दी ईज़िली यहाँ पर जो सर्टिफ़िकेट्स वगैरह है, उसका भी एक्सेस लोगों को फिर मिल जाता है। और इसमें टाइम लिमिट रख दी गई थी। 2023 वाला ही अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2023 में ये बोला कि भई मान लो किसी का जन्म हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, या स्टिल बर्थ का कोई केस है। स्टिल बर्थ क्या होता है दोस्तों? जब एक बच्चा, मदर की जो प्रेगनेंसी है वॉम्ब के अंदर में पेट में धीरे-धीरे करके डेवलप होता है, लेकिन वो जन्म नहीं ले पाता, या जन्म लेने के दौरान ही यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो इसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। तो बर्थ, डेथ या स्टिल बर्थ के जो केसेस हैं, ये 21 दिन के अंदर-अंदर रजिस्टर हो जाने चाहिए। ये बात 2023 वाले अमेंडमेंट में मेंशन की थी। और अगर 21 दिन से ज़्यादा समय हो जाए, तो फिर यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह लगती है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है। फिर जो वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ आउटसाइड इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या अगर मान लो कोई भारतीय है, ठीक है, इंडियन सिटीज़नशिप है उसके पास में, लेकिन वो बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है। विदेश में यहाँ पर उसका कोई एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसका काम कैसे होगा, कैसे रजिस्टर होगा? तो भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ऐसा केस आ रहा है, किसी का जन्म बाहर विदेश में हो रहा है, ठीक है? तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कंसुलेट जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उस बर्थ को रजिस्टर करवाना होगा भारत के सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के अंदर में, ठीक है? और वो जो पेरेंट्स हैं, बाद में मान लो भारत आते भी हैं, तो उस बच्चे का परमानेंट जो सेटलमेंट है, मान लो मतलब पेरेंट्स ने सोचा कि ठीक है, अब जो भी काम करना था उन्होंने कमा लिया, अब वापस से अपने बच्चे के साथ में, बच्चे का जन्म बाहर ही हुआ था, अब वो बच्चे को लेकर वापस इंडिया आ रहे हैं, परमानेंट सेटल होने आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट का जो सेक्शन नंबर 20 है, इसके थ्रू यहाँ पे उसको अलाउ किया जाएगा कि उसका जो जन्म है वो भारत में रजिस्टर हो जाएगा। जब वो बच्चा आएगा 60 दिन के अंदर-अंदर उसका भारत में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
ठीक है? तो इससे एक कन्फर्मेशन हो जाता है, सारी रिपोर्ट्स अगर किसी इंडियन का बाहर जन्म भी हो रहा है, तो वो वाली डिटेल्स भी अपने पास में प्रेज़ेंट हो जाती है। फिर है डेथ का भी वही सिमिलर केस है, अगर बाहर मान लो किसी इंडियन सिटीज़न की डेथ हो जाती है बाहर किसी दूसरे कंट्री के अंदर में, तो वो वाला रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करवाना पड़ता है और वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 1969 के अंदर में वैलिड माना गया है, वो भी यहाँ पर हो सकता है। समझे? अगर यहाँ पर देरी हो जाती है या ये नहीं कर पाते हैं इस एक्ट के अंदर में तो फाइन वगैरह चार्ज हो सकता है लगभग 1000 रुपीज़ का, वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 2023 के अमेंडमेंट समझ में आ गए, 1969 के अमेंडमेंट्स क्या थे वो समझ में आ गए। अब ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो काम है, ये कौन सँभाल रहा है? क्योंकि देश के स्तर पे हमने डिस्कस किया, कौन सँभाल रहा है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सँभाल रहा है। तो आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में 2 से 4 फैक्ट्स पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बॉडी को बनाया गया था 1949 में। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंदर, व्हिच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करंट समय पर आता है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एग्जैक्टली मेन काम क्या है? सबसे पहले देश के अंदर में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसको कंडक्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। इवन जो भाषाओं का सर्वे होता है इंडिया में, वो भी आरजीआई ही करता है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना का काम भी आरजीआई ने ही किया था, क्योंकि ये बॉडी पुरानी है। जब ये आरबीडी एक्ट आया था, वो समय था 1969 का। ये बॉडी उससे भी बहुत पुरानी है, 1949 में बनाई गई थी। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम आरडीआई का है। बाकी आज जैसे हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये पूरा केस देख रहा होता है, डिजिटाइज़ कर दिया गया है, उसको मैनेज करने का काम भी आरजीआई का है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को मैनेज करने का काम भी आरजीआई का है। तो ये सब काम आरजीआई करता है और याद रखिएगा आरजीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। आरजीआई का हेड पूछ ले कौन है? तो आरजीआई को पूरी तरह से हेड करने वाला एक सिविल सर्वेंट होता है, सीनियर सिविल सर्वेंट। बेसिकली जिसकी जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक होती है, उसी को ही यहाँ पर आरजीआई का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का हेड बनाया जाता है। ठीक है? अब आप कहोगे इतना सब कुछ किया जा रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इसका प्रोसेस है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाक़ई में कोई हेल्प करता है क्या? बिल्कुल, आपके देश की एक्यूरेट एक सटीक पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स होगा, आपको पता चलेगा एग्ज़ैक्ट आबादी कितनी है। जब ये रजिस्टर ही नहीं होगा, तो पॉपुलेशन का डेटा कैसे पता चलेगा? किसी ने जन्म लिया है, वो रजिस्टर हुआ है, तो उसकी डेथ नहीं हुई है क्या? डेथ भी होनी है, ठीक है? निश्चित है वो भी। तो वो पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इससे जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, प्लानिंग करने में हेल्प मिल जाएगी। सिटीज़नशिप को एक सपोर्ट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी क्लेम्स के अंदर में एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस। अब ये आपने समझा अभी तक की सिचुएशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन इंडिया। तो आप कहोगे सर ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, 2023 में जो अमेंडमेंट हुए वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या-क्या चीज़ें कर दी गई हैं। 2023 में डिजिटाइज़ मोड में इसको लेकर आ गए थे, डिजिटल फॉर्मेट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अभी 2026 में क्या बदलाव करा गया है? तो 2026 में दोस्तों ये 2 बड़े बदलाव हुए हैं, याद रखिएगा कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम करवा लेना है, इतना ज़ोर देने की कोशिश की जा रही है। अगर देरी हो गई, तो फिर आपको यहाँ पर इतना आसानी से रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं, बस इतना कहना है। कि मान लो किसी का जन्म हुआ है, किसी की डेथ हुई है और उनके परिवार वालों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और 1 से 2 साल के अंदर में वो रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं, तो पता चल चुका है कि भई 1 से 2 साल में आ रहा है वो रजिस्टर करवाने, तुरंत तो करवाया नहीं। अब 1 से 2 साल का अगर टाइम लगेगा, तो बेसिकली डीएम, एसडीएम या एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब ये रजिस्ट्रेशन होगा। और मान लो कोई 2 साल बाद यहाँ पर जागता है, 2 साल बाद आता है रजिस्टर करवाने, ठीक है, डेथ सर्टिफ़िकेट बनवाने, बर्थ सर्टिफ़िकेट लेने, तो इसके लिए जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये नई चीज़ ऐड करी गई है। ये पुराना वाला तो पहले भी था लॉ में, ये नई चीज़ ऐड की गई है। अगर कोई 2 साल के बाद आता है यहाँ पे, तो उसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा, फिर उसके बाद में ही जाकर ये रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है? तो ये देरी जो है ना, ये डिसाइड करेगा कौन आपको अप्रूवल देने वाला है। तो 2 साल से ज़्यादा समय, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इतना याद रखिएगा क्योंकि यही इकलौता बदलाव करा गया है इस बार 2026 के इस अमेंडमेंट में। ठीक है? बस यही बात है कि भई मेन प्रोविज़न क्या बदलाव किया गया है, स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स में कि भई अगर 2 साल बाद कोई रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, तो उसको यहाँ पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और वो भी फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? अब देखो, मैं वो पहले ही बता देता ना आपको, तो पहले समझ में बहुत मुश्किल से आता या जिनको नहीं पता है इसके बारे में, जिनको पता है वो तो समझ जाते। अगर मैं शुरुआत में पहले बता देता, भई ये बदलाव हुआ है, काम खत्म, ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है आपको बताने के लिए ये एक्ट एग्ज़ैक्टली है क्या? ये एक्ट कैसे काम करता है, पुराने कौन से चेंजेस हुए हैं और नए कौन से चेंजेस हुए हैं। आई होप अब आपको एक होलिस्टिक क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है बढ़िया तरीके से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, 1 सेकंड।
कि आपको ये आर्टिकल अगर रिवाइज़ करना है, तो सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है? ये एंड वक़्त पे रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब चलिए, क्योंकि ये आर्टिकल हमने पढ़ा, इसी आर्टिकल से रिलेटेड आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो आरबीडी एक्ट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। बताना है कौन-सा स्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली सही है। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी बर्थ एंड डेथ इज मैंडेटरी, ये कंपलसरी है। सेकंड, रजिस्ट्रेशन मस्ट नॉर्मली बी डन एट अ प्लेस वेयर द इवेंट अकर्स, जहाँ पे बर्थ होता है, जहाँ पे डेथ होता है, वहीं पे तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी प्लेस पर रिक्वायरमेंट है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि 2023 का अमेंडमेंट के बाद जितना भी सारा का सारा रजिस्ट्रेशन है उसको डिजिटल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू कर दिया गया है कि भाई अब ये डिजिटाइज हो चुका है। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस वाले आर्टिकल को हम सीधा सीधा जीएस पेपर नंबर 2 जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक स्कीम को जहां पर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को बनाने वाले हैं। और ये काफ़ी मददगार रहने वाला है। इससे क्या होगा कि जो सोलर एनर्जी है, इसको हम सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो सोलर पार्क्स आपको नज़र आएंगे वो या तो मध्य प्रदेश या राजस्थान या गुजरात वाले रीजन में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा मिल जाता है। तो अब हमारा टारगेट है तैरता हुआ सोलर प्लांट्स बनाने, यानी कि कोई झील है, नदी है, उसके ऊपर में ये सोलर प्लांट्स को लगाना, जिससे सोलर एनर्जी बनेगी। और वो जो एनर्जी है उसके लिए कोई हमें ज़मीन नहीं घेरने की ज़रूरत है, पानी के ऊपर ही हमने पैनल्स लगा दिए हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में भी स्टोर करेंगे, जिससे कि जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसका फर्दर फिर इस्तेमाल किया जा सके। समझेंगे विस्तार से इस आर्टिकल को, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन ये सारे पीडीएफ्स दोस्तों मिलते हैं केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए भाई, अगले आर्टिकल जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है, आप सभी लोग मिलकर वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं, अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखा सकते हैं। तो आर्टिकल क्या कहता है? यूनियन कैबिनेट ने फ्राइडे में, यानी कल के दिन की बात हो रही है, अप्रूवल दे दिया है एक बहुत बड़ी योजना को। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। प्लीज़ इस योजना का नाम याद रखिएगा। और इसमें 5070 करोड़ रुपए खर्च करे जाएँगे, जिससे हम फ्लोटिंग पावर प्लांट्स कह रहा हूँ सॉरी, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हम लोग बनाने वाले हैं, सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाने वाले हैं। यह है हमारा इसका एक एग्ज़ैक्टली सबसे बड़ा टारगेट। तो मामला क्या है, देखो इसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं, इसलिए आपका पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो पहले हम न्यूज़ समझ लेते हैं क्या है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कौन से स्कीम को, कौन सी योजना को, इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। और ये करंट समय पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 प्रकार की स्कीम होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम्स होती हैं जहाँ पर सारा का सारा पैसा 100% फंडिंग केंद्र सरकार कर रही होती है। और कुछ होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च करती हैं, दोनों मिलकर कोऑपरेट करके पैसा खर्च करती हैं। समझे? तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की जब बात आएगी तो एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको यूनियन कैबिनेट के थ्रू अप्रूव करा गया है और जिसका मेन पर्पज़ है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सोलर पावर जनरेशन है वो इंडिया में करना। सोलर पैनल्स के थ्रू, आप कहोगे सोलर पैनल तो हम लगा ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन अब हमारा टारगेट है जो नदी हैं, झील हैं अपने अलग-अलग राज्यों के अंदर में। अभी तक क्या था कि भई जो राज्य हैं जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है या धूप अच्छी खासी आती है, डेज़र्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोग सोलर पैनल लगा रहे थे। अब दिक्कत ये भी आती है कि भई लैंड को कैसे एक्विज़िशन किया जा सके, लैंड को कैसे खरीदा जा सके, या वहाँ पे अगर ह्यूमन सेटलमेंट है तो उसको किस तरीके से अरेंज किया जा सके, ये प्रॉब्लम्स आती थी। अब डिसाइड करा गया कि भाई नदी है, उसके अलावा सरोवर हैं, झील हैं, उन पे लगाओ पैनल्स को। जिससे क्या होगा,
जिससे यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे आगे मैं आपको समझाऊँगा। इससे क्या होगा, अभी के लिए हमारा टारगेट है सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी को बनाना। अब ये सोलर पैनल रिज़र्वॉयर पे भी लगाए जाएँगे, झीलों पे लगाए जाएँगे, डैम्स पे लगाए जाएँगे और दूसरी ओर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे लगाए जाएँगे। ज़मीन की बजाय इन सब जगह का इस्तेमाल होने वाला है। और इसी के लिए 5070 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं, यानी इसी योजना के अंडर में। कौन-सी योजना? जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो फंडिंग वगैरह हो रही है, वो कितनी हो रही है और इस फंडिंग में आप देखोगे 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट तक खर्च किया जाने वाला है। इस स्कीम का टारगेट है कि 2030-31 तक, कब तक? 2030-31 तक 5 गीगावाट तक का फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी भारत में बन जाना चाहिए। यानी तैरते हुए पानी पे तैरते हुए सोलर पैनल्स जो 5 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो बाय द ईयर 2030 एंड 2031, 2030-31 तक इतना काम होना चाहिए। अब ये सब किसके अंडर में हो रहा है? कोई मंत्रालय या कोई बॉडी ये सारा काम संभाल रही है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है सेकी, यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के अंडर में ये सारा का सारा काम हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये काम जो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स वगैरह हम लगा रहे हैं वो कौन से बॉडी के अंदर में किया जा रहा है? तो सेकी नाम की बॉडी के अंदर में किया जा रहा है। अब प्रेज़ेंट स्टेटस देखोगे तो वैसे हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है कि हम 102 गीगावाट तक की सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है हमारे देश के अंदर में कि हम तैरते हुए सोलर पैनल से इतनी एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन आप आज तक हम इंस्टॉल कितना कर पाए? केवल 0.7 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अब देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक चीज़ और है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा-सा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को देने के ऊपर भी चर्चा की गई है। एक जो प्लान किया जा रहा है कि इसमें क्या होगा, जब हम अलग-अलग झीलों के ऊपर में सोलर पैनल्स लगाएँगे, तो उनके साथ एक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को भी प्लान किया गया है, जिसमें 10,000 मेगावाट ऑवर तक की टोटल बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। कि भई मान लो दिन भर में बहुत सारी ऊर्जा बन रही है, उसका आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं और रात के समय पर या शाम के समय पर जब सूरज छिप चुका है, तब एनर्जी नहीं बन रही। लेकिन दिन भर जो बैटरी चार्ज हो रही थी, उस बैटरी में भरी हुई एनर्जी का आप फिर यूज़ कर सकते हैं कुछ घंटों तक। ठीक है? तो इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होगा और परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं? और आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत में ऐसे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स पहले भी लगाए जा चुके हैं और इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो ओमकारेश्वर वाला है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ओमकारेश्वर रिज़र्वॉयर पर बनाया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे बड़ा इंडिया का फ्लैगशिप फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ये कितनी बिजली बना रहा है आज के समय पर? 278 मेगावाट। और इसको हम थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं, इसमें पैनल्स और एक्सपैंड करने वाले हैं। जो प्लान्ड एक्सपेंशन है वो कह गया है कि आने वाले समय पर 600 मेगावाट तक की अकेला एक प्रोजेक्ट इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा होगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। अगर बैटरी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे लगा दिया जाए, तो दिन भर में एक्स्ट्रा सरप्लस जो एनर्जी है जिसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, उसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और रात में के समय पर हम उस स्टोरेज वाली बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये स्कीम इम्पोर्टेंट क्यों है? ये हमने समझा क्योंकि ज़्यादातर आज के ज़माने के सोलर प्रोजेक्ट्स राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट्स में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा है और अब हम लोगों ने एक नया अप्रोच ढूँढा है कि हम ऐसे-ऐसे राज्यों को ढूँढेंगे जहाँ पर लेक्स, मतलब जो ये झील हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें लैंड एक्विज़िशन की दिक्कत भी नहीं आएगी और इन झीलों पे हम सोलर पैनल्स को लगा सकेंगे। समझ रहे हैं? इसके ढेर सारे एडवांटेजेस भी हमको नज़र आएँगे क्योंकि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता है, ये बहुत सारा जो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड है वो बचाएगा, पहली बात तो ज़मीन नहीं गिर रही है। दूसरी चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो लैंड एक्विज़िशन को लेकर जब ज़मीन खरीदने की बारी आती है तो बहुत विवाद होता है, वहाँ की कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट के बीच में वो कम हो जाएँगे। और पानी जो वाटर इवेपोरेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गर्मी इतनी पड़ रही है तो झीलों से पानी जल्दी सूख जाता है, तो वाटर इवेपोरेशन थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि छाँव पड़ रही होगी, धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी, डायरेक्ट सोलर पैनल्स पे धूप आ रही होगी। सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि नीचे से एक पानी के ज़रिए कूलिंग इफ़ेक्ट सोलर पैनल पर पड़ रहा होगा, तो बहुत हीट अप नहीं होंगे वो। और बाकी सारे स्टेट्स को यहाँ पर एक हेल्प मिलने वाली है जिनपे ज़मीन की कमी है बट वाटर बॉडी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बहुत सारे सोलर प्लांट्स इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का पूरा कॉन्सेप्ट। किसने अप्रूव किया, किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टोटल फंडिंग, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये वाला आर्टिकल भी हो जाता है ओवर, पीआईबी में ये कवर किया गया है। और अब इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा-सा, ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे कमेंट सेक्शन ओपन करो और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इसका मेन पर्पज़ है
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा रेजर्वायर के ऊपर और दूसरी वाटर बॉडीज़ के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर, इसका मेन टारगेट है 2030-31 तक 5000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। थर्ड, इस योजना का मेन पर्पज़ है, मतलब इस योजना को लागू करने वाली बॉडी कौन-सी है? इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर कॉर्पोरेशन के पास। तो बताएँ दोस्तों यहाँ पर कौन-सा स्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। चलिए जल्दी-जल्दी आंसर दीजिए। तब तक आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी काम का है, ये बिज़नेस पेज पर मिलेगा और इस आर्टिकल को भी आप थोड़ा-सा एनवायरनमेंट वाले सेक्शंस के साथ में जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कैबिनेट ने एक योजना को अप्रूवल दिया है ना, कुछ उसी प्रकार से ही कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपीस 84,084 करोड़ रुपए अनाउंस करे हैं समुद्र मंथन स्कीम के लिए। समुद्र मंथन में हमारा टारगेट है कि हम समुद्र के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कवरी कर सकें। जो कच्चा तेल वगैरह है उसकी खोज करने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। कितना? 84,084 करोड़ रुपए। कहोगे इतना सारा पैसा केवल खोज करने के लिए और खोज फेल हो गया तो? नहीं, अलग-अलग तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा। इसमें से सबसे पहले कुछ पैसा जियोलॉजिकल सर्वे के लिए किया जाएगा। पहले सही तरीके से सर्वे होगा कि भई वहाँ पर कुछ चीज़ प्रेज़ेंट है या नहीं है। अगर चांसेस ज़्यादा होंगे हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी के, तब ड्रिलिंग की जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा ड्रिलिंग में खर्च होता है। एक पूरा पूरा स्टेशन बनाना समुद्र के ऊपर में, फिर उसके बाद खुदाई करना होता है। ड्रिलिंग करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ड्रिलिंग बाद में होगा, पहले सर्वेज़ होंगे। सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खर्चा करेंगे, जिससे पैसा वेस्ट ना हो बाद में। तो कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है समुद्र मंथन के लिए। तो आइए थोड़ा समझते हैं समुद्र मंथन स्कीम क्या है और किस तरीके से काम करेगी। ये टॉपिक भी आपको पीआईबी में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो ये रही सारी डिटेल दोस्तों समुद्र मंथन स्कीम के बारे में। सरकार का एक इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसका पर्पज़ है ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करना। ऑफशोर मतलब समुद्र के पास। ठीक है? भई समुद्र का किनारा है, समुद्र से किनारे से थोड़ा-सा और दूर जाओगे तो समुद्र के भीतर हम पहुँच रहे हैं। तो वहीं पर हमें एक्सप्लोरेशन करना है, खुदाई करनी है, मतलब ढूँढना है ऑयल और नेचुरल गैस को। क्योंकि इंडिया के पास में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर समुद्र से हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस को निकालते हैं। तो इस स्कीम के अंदर में बोला गया कि हम फंडिंग करेंगे 84,084 करोड़ रुपीस की। और ये पैसा भी यहाँ पर कब तक खर्च होना है? 2030-31 तक हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है। नहीं डिस्कवरी होगी तो पैसा कम खर्च होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट होगी तो ड्रिलिंग करके वहाँ से उस हाइड्रोकार्बन्स को निकाला जाएगा। तो बस आपसे पूछ लें समुद्र मंथन का पर्पज़ क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इतना ही है, हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी करना। और हाइड्रोकार्बन अगर हमें मिल गए, तो भारत की जो निर्भरता है कच्चे तेल के ऊपर में, आज हम विदेशों से कच्चा तेल जो परचेज़ करते हैं, वो निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनना शुरू होंगे कच्चे तेल के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के, वो एग्ज़ैक्टली क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है ऑफशोर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इंडिया की डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेकर आना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही है जो खर्च कर सकती है। ठीक है? तो उनका इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, नए-नए प्रकार का रोज़गार मिलेगा। जब ये काम इतना सारा फैलावा होगा तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इनोवेशंस होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसमें अगर हम खोज कर पाते हैं बहुत बड़ी खोज, तो लॉन्ग टर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यही टारगेट है हमारा। ठीक है? इस समुद्र मंथन के अंदर में, जहाँ पे हम समुद्र में ड्रिल करके चाहते हैं ढेर सारा हाइड्रोकार्बन को निकाला जाए। अब ये जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 84,084 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं, वो इकट्ठे एक साथ नहीं करे जाएँगे। पहले तो ढूँढा जाएगा कि भई कहीं पर तेल अवेलेबल है या नहीं। तो ढूँढने के लिए क्या होता है, सीस्मिक डेटा एक्विजिशन, ज़मीन की गहराई तक सारा सर्वे किया जाता है। तो 84,000 करोड़ रुपए से 28,000 करोड़ रुपए तो इसमें खर्च होने वाले हैं। पहले पूरा ऑफशोर डेटा निकाला जाएगा, हाई क्वालिटी का डेटा होगा जिससे हम अनुमान लगा सकेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं। अगर है तब ड्रिलिंग की जाएगी, तो ड्रिलिंग से पहले का ये काम है। और फिर मान लो अगर मिल गए तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ड्रिलिंग के लिए सरकार यहाँ पे 43,200 करोड़ रुपीज़ एलोकेट करेगी। ठीक है? जिससे हम लोग ये वेल्स बनाएँगे और वहाँ से हाइड्रोकार्बन्स को निकालेंगे, कच्चा तेल बनाएँगे और अपने देश की जो पेट्रोलियम की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये है समुद्र मंथन का पूरा टारगेट। ठीक है? एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है सरकार का, मतलब एक अनुमान है, आउटकम ये है कि मतलब क्या बन सकता है, एक अंदाज़ा क्या है, कुछ अचीव होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। तो गवर्नमेंट का एक एक्सपेक्टेशन ये है कि इस स्कीम से मदद मिलेगी। मदद ये मिलेगी कि हम 600 मिलियन मैट्रिक टन्स के हिसाब से जो ऑयल है, इतना यहाँ पे इससे ज़्यादा रिज़र्व्स जो है वो कहीं न कहीं लेकर आ पाएँगे। इससे ज़्यादा जो डिस्कवरी है वो हो सकती है। ये हमारा एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है। बाकी अब ये डिस्कवरी तभी होगी जब ये काम शुरू होगा। ठीक है?
आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? मैंने बताया इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा और हाइड्रोकार्बन मिल गया, तो फिर यहाँ पे आगे तक की इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होनी शुरू हो जाएँगी। अब ये जो पूरा आर्टिकल है इसको रिवाइज़ करने के लिए आपको रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं जिसके थ्रू आप बहुत ईज़िली सभी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। यहीं पर आप देखोगे प्रीलिम्स के लेकर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। जैसे मैं लगातार हर एक आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। इसका भी उत्तर दो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू समुद्र मंथन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, समुद्र मंथन स्कीम का मेन पर्पस है ऑफशोर ऑयल को प्रमोट करना और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करना। सेकंड, इसमें हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स के लिए। थर्ड, इसका मेन पर्पस ये भी इसकी मेन मांग है कि एक कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और डोमेस्टिक ऑयल और गैस मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाना। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान स्कीम चर्चाओं में है। आज देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्कीम्स चर्चाओं में देखने को मिल रही हैं और सब पीआईबी में भी पब्लिश हुई हुई हैं क्योंकि पीआईबी का ही डेटा उठाकर ये न्यूज़पेपर वाले पब्लिश कर देते हैं कई बार। तो आप देखोगे एक्चुअली में क्या हुआ है, पीएम किसान स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, बहुत पुरानी है। 2019 में फ़रवरी में यहाँ पर इस स्कीम को शुरू किया गया था। अभी फ़िलहाल क्या है कि इस स्कीम के जो फ़ायदे किसानों को मिल रहे थे, उसको 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और आने वाले 4 सालों में जो सरकार किसानों को पैसा प्रोवाइड करवाएगी, उसमें 3.15 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च होने वाले हैं, याद रखिएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। फार्मर्स को यहाँ पर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में हर साल 6,000 रुपए दिए जाएँगे। साल के 6,000 रुपए, यानी हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आज देश में बहुत सारे किसान को लाभ मिल रहा है, खासकर इस पीएम किसान स्कीम का। ठीक है? तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं, एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो कैबिनेट का डिसीज़न क्या है एग्ज़ैक्टली इसको समझ लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी पीएम किसान स्कीम को आगे के लिए बढ़ा दिया है क्योंकि अंतिम समय ये था कि 2026-27 तक ये स्कीम खत्म कर दी जाएगी, फार्मर्स को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा के। क्योंकि 2019 में स्टार्ट किया गया था। अब इसको आगे फर्दर बढ़ा दिया गया है, इसकी डेडलाइन्स एक्सटेंड कर दिया गया और बोला जा रहा है अब 2030-31 यानी आने वाले 4 सालों तक सरकार 3.15 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइड करवाने वाली है हमारे एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज़ को। जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ होंगी उनको साल के 6,000 रुपए मिलेंगे, हर 4 महीने में 2,000 रुपए उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, उनके बैंक खाते में आ जाएँगे। इसलिए बोला गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें कोई मिडल मैन नहीं है जिससे लीकेज वगैरह हो जाता है, पैसे का दुरुपयोग होना शुरू होता है। इसमें डायरेक्ट जो फैमिलीज़ हैं, जो डायरेक्ट फार्मर हैं, उनके अकाउंट में ये पैसा आएगा। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है दोस्तों, ये पीएम किसान के अंदर में जो दिया जा रहा है, इसमें हर एक एलिजिबल फार्मर फैमिली, पूरा परिवार जो कवर हो रहा है, उसको हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। मैंने आपको बताया हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिल जाएँगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मर्स के थोड़े बहुत खर्चे निकल सकें। पूर्ण तरीके से सहायता मिल नहीं सकती, आबादी बहुत बड़ी है, करोड़ों के हिसाब से फार्मर्स है, तो गवर्नमेंट इतना मैसिव लेवल पर तो अमाउंट दे नहीं सकती। तो थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं कि इससे जो बीज वगैरह खरीदने होते हैं, हर 4 महीने में फर्टिलाइज़र्स क्योंकि फसल लगानी है, सीज़न चेंज होता रहता है 4-4 महीने में। तो बीज हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गया, सिंचाई के लिए कुछ पैसा खर्च करना है, एग्रीकल्चरल मशीनरी, तो उन सब में फ़ायदा मिल जाता है। और अगर और ऊपर से फ़ायदा चाहिए, बहुत कम ब्याज में लोन चाहिए, ज़्यादा ब्याज में नहीं, कम ब्याज में, तो उसके लिए सरकार किसान क्रेडिट स्कीम भी चलाती है, ये भी आपको पता होगा। है ना? जिसमें बहुत कम कह सकते हैं ब्याज में जो फार्मर्स हैं वो लोन को उठा सकते हैं और वो जो परेशान करते हैं ना दूसरे लोन वाले, प्राइवेट जहाँ से लोन उठाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा रेट में लोन भी देते हैं और फिर उसके बाद परेशान करते हैं कि नहीं, लोन चुकाओ जल्दी से। तो वो दिक्कतें यहाँ पे थोड़ी खत्म हो जाती हैं। वो किसान क्रेडिट स्कीम वो ख़ैर दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी हम पीएम किसान पर हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि 2019 में ये स्कीम लेकर आई गई थी, तो अभी तक तो लाखों करोड़ रुपए दे दिए गए होंगे, बिल्कुल। 2019 से अभी तक 4.47 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और ये पेमेंट 23 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू दी गई है। इन 23rd इंस्टॉलमेंट में लगभग साढ़े 9 करोड़ फार्मर्स हैं देश के, जिनको यहाँ पर ये फ़ायदा मिला है, ठीक है? और बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन चार जो साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करे गए ना, इनमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो सीधा-सीधा जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके थ्रू यहाँ पर ये रिसीव हुआ है, ठीक है? और याद रखिएगा जो मेन बेनिफिशियरीज़ हैं इसमें महिलाएँ भी हैं, 1/4 यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है?
उस मंत्रालय के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी मंत्रालय के अंदर में ये पूरा पीएम स्कीम को लागू किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही तो लागू करेंगे ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही यहाँ पर पीएम किसान को इम्प्लीमेंट करती है। इन्होंने बोला फ़ायदा ये है कि इससे फार्मर्स की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। ठीक है, टाइमली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिल जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बीज वगैरह खरीदने उसमें फ़ायदा मिल जाता है। थोड़ा बहुत क्वालिटी फार्म इनपुट्स मिल जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और फार्मर की जो थोड़ी बहुत भी डिपेंडेंस होती है, क्योंकि छोटे फार्मर्स, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी ₹6000 सालाना जिसको दिया जा रहा है, उसके जीवन में उसका महत्व है। क्योंकि वो बहुत बड़े फार्मर्स नहीं, अपने देश में फार्मर्स की कैटेगरीज़ भी हैं अलग-अलग। बहुत रिच फार्मर्स भी हैं जिनके पास में बहुत ज़मीन भी है। ठीक है, कुछ ऐसे फार्मर्स जिनका पूरा परिवार एक छोटी-सी ज़मीन के ऊपर में निर्भर है। उससे जो भी यहाँ पर निकलता है, जो भी वो उगा पाते हैं, उसको बेचकर उसी से उनका जीवन चल रहा होता है। तो उनके लिए महत्व रखेगा यहाँ पर। अब पीएम किसान की स्कीम की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसको सेपरेटली मैंने कवर करा है, ताकि आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो आप इसके बारे में जान सकें, कि भाई इसको कौन लागू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया और ये भी सेंट्रल सेक्टर ही स्कीम है, जहाँ पर 100% फंडिंग हमारी केंद्र सरकार करती है। इनकम सपोर्ट देती है एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। एलिजिबल फार्मर्स को याद रखिएगा, एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ को। जो एलिजिबल हैं, इसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ऐसा भी है जिनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते, आगे मैं आपको बताऊँगा कौन-सा। चलो हाथों-हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं, कौन एलिजिबल नहीं है पीएम किसान के अंदर में? तो भाई कोई प्रेज़ेंट और फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, संविधान के हिसाब से किसी की पोस्ट कोई-सी पोस्ट यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास में है, उसको ये बेनिफिट नहीं मिल सकते। या कोई प्रेज़ेंट या फॉर्मर पहले का कोई मिनिस्टर रह चुका है, एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेयर्स कोई रह चुका है, उनको ये फ़ायदे नहीं मिलेंगे। या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या पीएसयू एम्प्लॉइज़ है ना? सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, इसमें एक्सेप्शन है, कोई ग्रुप डी में काम कर रहा है, एमटीएस में काम कर रहा है, तो वो एक्सेप्शन है। उसके अलावा अगर कोई सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। या कोई प्रोफेशनल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स एटसेट्रा, इनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। या कोई इनकम टैक्स पेयर है, प्रीवियस डेटा निकाला जाएगा कि भाई पिछले साल आपने कितना इनकम टैक्स पे किया है, उसमें अगर नाम है तो भी यहाँ पर ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? फिर कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं या कोई पेंशनर है जिनको पेंशन्स मिल रही है पर मंथ के हिसाब से ₹10,000 से ज़्यादा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, किसी को कोई कम मिल रहा है तो वो फ़ायदा ले सकता है, बट जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो यहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये लोग एलिजिबल नहीं है पीएम किसान में, कौन एलिजिबल है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ होंगे, सालाना ₹6000, हर 4 साल में ₹2000 का ये इनको बैंक अकाउंट में अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। अच्छा, ये पहचानेगा कौन कि फार्मर एलिजिबल है या नहीं? एलिजिबल फार्मर्स की पहचान करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही यहाँ पर चेक करती है कि भई ये फार्मर एलिजिबल है या नहीं, और फिर वो डिटेल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो फंड रिलीज़ करती है इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर में। ठीक है? और फार्मर्स खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर रजिस्टर करना चाहें तो। किसान पोर्टल है, पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ से वो खुद से रजिस्टर भी करवा सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये मैंडेटरी हैं, आपको ज़मीन के सारे रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे। ठीक है? हालाँकि कुछ स्पेशल अलग से प्रावधान है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रावधान अलग है, क्योंकि वो उनकी ज़मीन नहीं है बट रह रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट प्रावधान है। बट जो लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास में लैंड वगैरह है, तो वो डिटेल्स गवर्नमेंट के पास में जाएँगी। फिर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ। पीएम किसान बेनिफिशियरीज़ जो हैं, भई जिनको पीएम किसान का फ़ायदा मिल रहा है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लोन भी उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर खेती के लिए कोई लोन लेना है, बहुत थोड़े समय के लिए लोन लेना है, 4% ब्याज पे वो लोन ले सकते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, इससे बहुत सारे जो मतलब दुरुपयोग हो सकता था इस स्कीम का, वो बच जाएगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, सही तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, तभी ये बेनिफिट्स दिए जाएँगे। आधार का ऑथेंटिफिकेशन होगा, इनकम टैक्स पेयर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये सारे के सारे बेनिफिट्स दिए जाएँगे फार्मर्स को। तो ये बात हो गई पीएम किसान के बारे में। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ज़रूरतमंद है, खासकर जो ज़रूरतमंद है, उनकी थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है? अब आपको कुछ भी रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविज़न पॉइंटर, बट अभी एक छोटा-सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं पीएम किसान को लेकर, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि भाई ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा, जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ हैं उनको ₹6000 सालाना दिए जाते हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तीसरा, जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आइडेंटिफाई करती है कि भई किस-किस को फ़ायदे देने हैं। तो बताएँ तीनों में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए फिर आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर, जिसके बेसिस पे आज का हमने थंबनेल बनाया हुआ है। थंबनेल आपने देखा? जिसमें मेंशन कर रखा है भई स्पेन में बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं, मोरक्को से बहुत सारे जो लोग हैं, वो निकल कर स्पेन में पहुँच गए।
60,000 के करीब लोग बॉर्डर टाप के निकल गए कहाँ पर? सीधा स्पेन के अंदर में, बॉर्डर क्रॉस करके। और स्पेन मतलब स्पेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और स्पेन में एंट्री मतलब सीधा यूरोपियन यूनियन में एंट्री, और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। तो आने वाले समय पर इसमें कोई गैंग्स हैं, मतलब स्पेन के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई गैंग्स हैं, क्रिमिनल हैं। तो आने वाले समय पर पूरे यूरोपियन यूनियन में क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 60,000 लोगों की संख्या अचानक से यहाँ पर आ जाना है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, वो भी स्पेन के अंदर में। और स्पेन में एक जगह आती है स्वीटा, यहीं पर लोग एंटर कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी करी है धीरे धीरे करके लोग वापस जा रहे हैं मोरक्को के अंदर में, बट एक डिसरप्शन क्रिएट हो चुका है। तमाम दुनिया भर के जो लोग हैं वो छिप चुके हैं स्पेन के अंदर में। अब स्पेन से सीधा वो ऊपर फ्रांस में जा सकते हैं, फ्रांस से जर्मनी में जा सकते हैं, जर्मनी से पूरे यूरोप तक यहाँ पर वो जा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बीच में एक जोन नहीं है। यूरोपियन यूनियन कोई रोक नहीं लगाता। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ हैं एक साथ। इसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ तो केवल यूरो का एक साथ यूज़ करती हैं। तो आप किसी एक कंट्री में पूरे यूरोप को घूम सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 27 देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया। समझ रहे हैं? तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है पूरा मैटर। मैटर ये निकल कर आया क्योंकि ये हमारा फॉरेन पेज पर यानी वर्ल्ड पेज पर आर्टिकल प्रेजेंट है आज न्यूज़पेपर में। 60,000 के आसपास माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो मोरक्को को क्रॉस करते हैं और स्पेन के स्वीटा में चले जाते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर की बात है ये। इतनी भगदड़ मच गई बॉर्डर पर, 57 माइग्रेंट्स की जान चली गई। और स्पेन ने बोला कि भाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग है, और इतनी बड़ी गैंग जिससे डेंजरस माइग्रेशन हो सकता है, और यूरोपियन यूनियन पूरा कह रहा है कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। आने वाले समय पर इस पूरे यूरोपियन यूनियन में क्राइम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अब पहले मैं आपको स्यूटा दिखा देता हूँ ये एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब यार मैं एक वर्ल्ड मैप नहीं लेकर आया, वर्ल्ड मैप काश लेकर आया होता। और वेट करो, मैं कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। हम्म, ये रहा मैप। इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल वे में यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, मे बी आपको शायद दिख रहा हो, मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा मैप, क्योंकि मुझे नहीं पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा, वरना मैं बोल बोल रहा हूँ जिससे कि आप इंडिया जाओगे। देखो, इंडिया का मैप है ये, इंडिया से आपको सीधा कहाँ पर जाना है। एक सेकेंड रुको मेरे दोस्त। हम्म, हाँ, इंडिया से जाना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कह रहा हूँ। ये वाला पोर्शन है दोस्तों, ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट वाले साइड में जाना है। तो वेस्ट वाले साइड में जाओगे तो ये पूरा यूरोप आपको देखने को मिलेगा। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे-छोटे अलग-अलग देश हैं जो मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जस्ट इस वाले कोने को देखोगे तो यहाँ पर 2 टेरिटरीज़ आपस में एक-दूसरे से टच होते-होते बच रही हैं। ठीक है? अब ये टच होते-होते बच रही हैं, दैट मीन्स एक पतला-सा रास्ता जा रहा है जो 2 समुद्र को जोड़ता है। कौन-कौन सा समुद्र है? यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है? ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी। और इधर जाओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो समुद्र है, ये देखने को मिल जाएगा। वैसे मतलब लोकल नेम, जैसे ये अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम करता है एक पतला-सा रास्ता, पतला-सा स्ट्रेट। और ये जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है? यहाँ पर एक जगह है जिब्राल्टर, जिसके नाम पे रखा गया है, चलो दिख रहा होगा, एक सेकंड ये ज़ूम हो गया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये आपको नज़र आ रहा होगा एग्ज़ैक्टली यहाँ पर। ठीक है? अब होता यह है कि नीचे जो कंट्री आपको दिख रही है इसका नाम है मोरक्को, क्योंकि मैंने बताया ना मोरक्को से लोग निकल कर भागे हैं। ये रहा मोरक्को, मोरक्को से ऊपर लोग भागे हैं कहाँ पर? स्पेन में, ये रहा ऊपर स्पेन। ओके, इनके बीच में एक छोटे से समुद्र का फासला है। वैसे मैप में छोटा दिख रहा है, ये फासला बहुत बड़ा है, तो लोग इतना बड़ा हिस्सा तैर के तो निकल नहीं सकते सीधा जो स्पेन में पहुंच जाए। तो यहीं पर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी जो मोरक्को के अंदर ही है, इसको बोलते हैं स्यूटा। ये है वो जगह स्यूटा जिसकी हम बात कर रहे थे। याद रखिएगा जो स्यूटा है ना, ये मोरक्को में ही प्रेजेंट है, लेकिन ऑफिशियली ये स्पेन का पार्ट है, ये स्पेन का हिस्सा है। तो मोरक्को में यहाँ से लोग निकल कर आए, और ये वाली बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाली बॉर्डर को क्रॉस करके सब लोग स्यूटा के अंदर में पहुँचना शुरू हो गए। 40-45 हज़ार लोगों की आबादी वैसे ही है इस स्यूटा के अंदर में, और उल्टा यहाँ पे 50,000 60,000 लोग एकदम से स्यूटा में एंटर कर जाते हैं। अब स्यूटा में एंटर करना मतलब आने वाले समय पर कोई ना कोई जुगाड़ बनेगा, कोई यहाँ से जहाज़ जाएगा सामान लेकर स्पेन के अंदर में, क्योंकि स्पेन की टेरिटरी है, रोज़ाना जहाज़ चलते रहते हैं इधर से उधर। तो लोग बैठेंगे और इधर से सीधा स्पेन जाएँगे। और स्पेन में ही नहीं रुकेंगे आप, क्योंकि बॉर्डर अब यूरोप में आप एंट्री हो गई तो यूरोप में आप किसी भी देश में जा सकते हो। बॉर्डर खुले हुए हैं, बॉर्डर बंद नहीं है।
तो स्पेन में पहुँचे लोग, अब केवल स्पेन तक ही तो सीमित थोड़ी रह जाएँगे। स्पेन के अलावा आप देखोगे ऊपर जो कंट्रीज़ हैं वो बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर में भी पहुँचना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? ये आप देखोगे स्पेन हो गया, स्पेन के अलावा ऊपर फ्रांस हो गया, फ्रांस से सीधा स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी कहीं पर भी लोग यहाँ पर जा सकते हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन में फैल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रॉब्लम। स्यूटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्यूटा फिज़िकली हमारे नॉर्थ अफ्रीका यानी मोरक्को में प्रेज़ेंट है, बट ऑफ़िशियली स्यूटा इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन। तो अभी ये कंसर्न एक बहुत बड़ा पैदा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा जो बवाल है वो मच रहा था। अभी स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि जो सिचुएशन है ठीक है, फिर भी वो थोड़ी बहुत जो है वो रिज़ॉल्व हो रही है, धीरे-धीरे लोग वापस से जा रहे हैं। बट सभी लोग नहीं जाएँगे। 60,000 माइग्रेंट्स थे जो 24 घंटे के अंदर-अंदर घुस गए पूरे स्पेन में। ये माइग्रेंट इन्फ्लक्स हुआ है, ठीक है? स्यूटा की पॉपुलेशन का 70% लोग यहाँ पर सीधा घुस गए, अचानक से, जो आने वाले समय पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, स्यूटा के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। अब यहाँ पर ना एक छोटा-सा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई स्यूटा फ्रीक्वेंटली अपीयर इन इंटरनेशनल न्यूज़? आखिरकार क्यों स्यूटा बार-बार इंटरनेशनल खबरों में देखने को मिलता है? रीज़न बताएँ। क्या ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है? क्या ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है इन मेडिटेरेनियन सी? या फिर एक इंपॉर्टेंट गेटवे है, एक रास्ता है जहाँ से माइग्रेंट यूरोप में जा सकते हैं फ्रॉम अफ्रीका? या फिर ये हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का? तो बताएँ भाई, क्या इसका एग्ज़ैक्ट आंसर होना चाहिए? बाकी एक छोटा-सा अपडेट है स्पोर्ट्स को लेकर, ज़्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। छोटा-सा ही अपडेट है, इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लासगो में इस बार ये गेम्स हो रहे हैं। 2030 के अंदर में इंडिया में भी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं अहमदाबाद के अंदर में। बट अभी के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो के अंदर में स्कॉटलैंड में, एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, जूडो जूडो भी एक गेम होता है जिसके अंदर में इंडियन पार्टिसिपेंट्स गए हैं और जूडो में इंडिया ने इस बार इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार यहाँ पर एक फीमेल है अस्मिता, इन्होंने गोल्ड को जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा यहाँ पे हर्ष। अस्मिता पहले जीती थी इस गेम के अंदर में, ठीक है, फीमेल वाली कैटेगरी में। तो अस्मिता फर्स्ट पर्सन बन चुकी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जूडो के स्पेसिफिकली जूडो के फील्ड में गोल्ड भारत के लिए लेकर आई हैं। और सेकंड नंबर पे हर्ष हैं और हर्ष ने भी गोल्ड ही जीता है जूडो में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। अस्मिता दे एंड हर्ष सिंह, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 2 गोल्ड मेडल्स भारत को कॉमनवेल्थ गेम से मिल चुके हैं, स्पेशली जूडो वाली कैटेगरी के अंदर में। और ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ना कुछ खास नहीं था, बट मुझे जूडो के बारे में थोड़ा 2-4 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि चेस को लेकर या कभी किसी और गेम्स को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कभी गोल्फ को लेकर पूछ लेता है। तो जूडो में पहली बार यहाँ पे गोल्ड मेडल आया है भारत के पास में, वो भी 2 गोल्ड मेडल एक साथ आए हैं, तो पता होना चाहिए। जूडो जो है दोस्तों, इसको बनाया गया था 1882 में। जापान के अंदर में जूडो की शुरुआत होती है और शुरू करने वाले व्यक्ति हैं जिगोरो कानो। ठीक है? एक इससे पहले जुजुत्सु यहाँ पर नाम की एक टेक्नीक फ़ॉलो की जाती थी, जो जुजुत्सु से ही इवॉल्व होता है जिगोरो कानो। और जुजुत्सु पे कुछ एनीम वगैरह भी शायद है, शायद जुजुत्सु काइज़न वगैरह करके, है ना? वो सब एनीम वगैरह बनाई गई। वो एक मतलब वो डिफरेंट कैटेगरी है, वो अलग तरीका है। अभी फ़िलहाल जूडो का क्रिएशन कैसे हुआ वो समझ जाना। फिर मीनिंग अगर हम इसका देखें तो ये ट्रांसलेट करता है एक जेंटल वे में। यहाँ पर एक इंसान का जो फ़ोकस बहुत ज़्यादा मार-पिटाई में नहीं है, कि भई एक को पूरी तरह से घायल करना है। यहाँ पर मेन फ़ोकस है एक इंसान के बैलेंस के ऊपर, कि भई एक ओपोनेंट अपनी पूरी ताकत, अपना फ़ोर्स लगाता है दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ। यहाँ पर ये जो स्ट्राइक्स होती हैं या जो किक होते हैं, जो कोई मतलब स्लैप कर रहा है या कोई लात मार रहा है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है? ये नहीं कर सकते। इस स्पोर्ट के अंदर में सीधा पकड़ना, कौन कितनी टाइट से पकड़ सकता है, ग्रैपलिंग कर सकता है, किसको दूर उठा के फेंक सकता है, जॉइंट लॉक, एल्बोज़ वगैरह कैसे लॉक की जा सकती हैं, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं जूडो के अंदर, भई इसके रूल्स हैं। बाकी जूडो के कैटेगरी में याद रखिएगा, जूडो को ऑफिशियल मैन ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर में शुरुआत में रखा गया था 1964 में, यहीं से शुरुआत होती है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी मतलब जो गेम्स वगैरह हैं, वहाँ पे जूडो फिर खेले जाते हैं। तो जूडो को लेकर यही बात है, बस खाली याद रखना 1982 में शुरू होता 1882 में शुरू होता है, स्पेशली जापान के अंदर में इसकी स्टार्टिंग की जाती है। तो ये बात हो गई जूडो के बारे में और स्ट्राइक्स एंड किक्स ये प्रोहिबिटेड होता है, ये जूडो में आप लोग नहीं कर सकते। तो ये था डिस्कशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज के सेशन में जानी होंगी, बहुत सटीक तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से। माफ़ी चाहता हूँ सेशन डिले है, मेरी हेल्थ थोड़ा-सा ख़राब है, आपको शायद मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, है ना? कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन हो चुका है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सेशन आएगा, चाहे कुछ भी हो, बट ये एनालिसिस आपका ये तैयार हो चुका है आज का। चलिए इसको मैं अपलोड करता हूँ और आराम से वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करिए। बाकी नोट्स तो आपको पेड ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा ही देता हूँ।
आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।